डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि पहले हाथरस की घटना को लेकर देश भर में माहौल बना, प्रदर्शन हुए, धरने हुए और लोगों ने संघर्ष की एक आवाज बुलंद की। लेकिन उसके बाद से झूठी खबरों का, मनगढ़ंत खबरों का, फेक खबरों का, फेक वीडियो का एक रेला सा आ गया है, एक बाढ़ सी आने लगी है और जो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि पीड़िता चरित्रहीन थी, पीड़िता के चरित्र में कमजोरी थी और जो अभियुक्त हैं जिन्हें पकड़ा गया है बलात्कार और हत्या के आरोप में, दरअसल वो निर्दोष हैं, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है और मीडिया का जो रोल था, मीडिया की जो भूमिका थी, वो भी कैसे सिर के बल खड़ी हो गई है। पहले मीडिया बेटी बचाओ की बात कर रहा था, जस्टिस मांग कर रहा था, न्याय मांग रहा था हाथरस की पीड़िता के लिए, और अब ऐसा लगता है कि वो उस मुहिम को पीछे छोड़कर दरकिनार करके अब अभियुक्तों के पक्ष में खड़ा हो गया है, अभियुक्तों की लड़ाई लड़ने लगा है, अभियुक्तों को बचाने की कोशिश करने लगा है। तो ये जो पूरा माहौल बदला है पिछले 4-5 दिनों में, इसकी क्या वजहें हो सकती हैं, कौन है इसके पीछे, क्या इरादे हैं, हम इस पर आज अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि आप तो जानते ही हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सरकार का भोंपू बन गया है और उसे सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। फेक न्यूज़ को बढ़ावा देता है, फैलाता है, लोगों को गुमराह करता है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम आप स्वतंत्र पत्रकारिता को ताकत दें, उसका साथ दें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी की सदस्यता चुन लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। आप जानते हैं कि सत्य हिंदी पत्रकारों द्वारा चलाई जा रही संस्था है और हमारा जोर सही तथ्यों पर, सच पर होता है। इसलिए इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आप ये कदम जरूर उठाएंगे, ये हमें विश्वास है। तो वापस लौटते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि क्या हाथरस की पीड़िता के खिलाफ एक चरित्र हनन का अभियान छेड़ दिया गया है। ऐसे फर्जी वीडियो, फर्जी सबूत, फर्जी लेटर, फर्जी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जा रही है जिससे लोगों को लगे कि मामला दरअसल पीड़िता के साथ कोई अन्याय वाला था ही नहीं, बल्कि वही दोषी थी और ये अभियुक्त जो जेल में बंद हैं वो बेचारे निर्दोष हैं, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये माहौल जो बनाया जा रहा है, अब देखिए कि कैसे बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक 5 महीने के कॉल डिटेल्स लाने की बात सामने आई थी कि जो पीड़िता है उसके और जो जिन पर आरोप है उनके बीच में बातचीत हुई है 5 महीने तक, करीब 100 बार, और उनके कॉल डिटेल्स जारी किए गए हैं। पहली बात तो ये कि पीड़िता के परिवार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई बातचीत ना हुई है, ना होती थी। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर ये कॉल डिटेल्स आए थे तो कहाँ से आए थे, किस तरह से ये हासिल किए गए और किसने इन्हें सप्लाई किया, किसने इन्हें मीडिया को दिया, किसने इन्हें जो पीड़िता के खिलाफ अभियान चला रहे थे या अभियुक्तों के पक्ष में अभियान चला रहे थे, उनको कैसे मुहैया हो गया। तो ये एक, आप इसके पीछे सोर्स को देखने जाएंगे तो फिर समझ में आएगा कि खेल क्या चल रहा है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। आपको पता कि आज ही एक जो मुख्य अभियुक्त है उसने एक चिट्ठी लिखी है जो मीडिया में आ गई है। वो चिट्ठी एसपी के पास पहुंचने से पहले मीडिया में जा चुकी थी। एसपी साहब से जब पूछा गया कि आपको चिट्ठी मिली तो बोला ऐसी चिट्ठी तो मेरे पास नहीं आई है, बाद में पहुंची होगी। लेकिन जेलर के नाम लिखी इस चिट्ठी में उसने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि उस पीड़िता के साथ उसके
पुराने संबंध थे, उनकी बातचीत होती रहती थी, उसके दोस्ती थी दोनों के बीच में। ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि हमारी तो दोस्ती थी, हमने कुछ नहीं किया है, कि जो कुछ भी हुआ है वो परिवार वालों की तरफ से हुआ है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो पीड़िता के चरित्र का हनन किया जा रहा है और दूसरा पीड़िता के परिवार वालों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, उसको एक नाम दिया जा रहा है। आपने पहले भी सुना होगा, इसके पहले भी ये खबरें सर्कुलेट की गई थी, फैलाई गई थी कि ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। उसके भाई ने ही उसकी हत्या कर दी थी क्योंकि उसके इन ठाकुर लोगों से, युवकों से संबंध थे। तो एक तरह से परिवार को ही दोषी बनाने की कोशिश पहले से ही शुरू हो गई थी, जब ये लगा था कि ये लड़के फंसने वाले हैं। तो उस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी हम उस पर भी जाएंगे कि कौन लोग हो सकते हैं और क्यों ये अभियान आगे बढ़ता जा रहा है। इस चिट्ठी की बात करें, और आज ही एक और वीडियो आया है जो ये दावा किया जा रहा है कि ये उसी दिन का, जिस दिन वारदात हुई है उस दिन का वीडियो है, और उस वीडियो में कोई नहीं है, बस ये है कि कुछ चप्पल पड़ी हुई हैं, कुछ कपड़े, कुछ कागज वागज पड़े हुए हैं, और वो खाली स्थान का वीडियो है जिसको ये कह के बताया जा रहा है कि ये उसी दिन का वीडियो है। कोई उसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, ना चैनल ही पुष्टि करने की, इसको टेलीकास्ट करने या इसको पब्लिसाइज करने के पहले इसकी पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन ये सर्कुलेट हो रहा है लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए कि हाँ देखिए उसी दिन का वीडियो है और उसमें ये चीज़ें, ये वीडियो बनाने वाला आखिर कौन था। ये अगर इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो समझ में आ जाएगा कि ये दरअसल उस दिन का वीडियो है, बाद का वीडियो है, उसी जगह का वीडियो है या नहीं है, किसने बनाया, कैसे बनाया। जब ये तमाम जांच होगी तभी पता चलेगा कि सचमुच में, और दरअसल वो वीडियो फर्जी है, ये साफ दिख भी रहा है। तो इस वीडियो के मार्फत भी यही साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जब ये घटना हो रही थी, जो रेप हो रहा था और उसकी हत्या हो रही थी, तब पास में ही कहीं उसकी माँ काम कर रही थी। अब ये कैसे हो सकता है कि किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा हो, बाद में उसकी जीभ भी काटी गई, उसको मारा पीटा गया, उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, और उसकी माँ ने अगर आसपास होती तो उसकी आवाज़ सुनी तक ना होती। तो ये एक और झूठ फैलाया जा रहा है ताकि परिवार को दोषी ठहराया जा सके और चरित्रहीन साबित किया जाए उस बेचारी लड़की की जिसकी जान ले ली गई एक निर्मम तरीके से। तो ये पूरा जो अभियान चल रहा है, सवाल उठता है कि इस अभियान के पीछे मकसद क्या है। एक मकसद तो जो अभियुक्त हैं वो अपने को बचाने के लिए ऐसा कर रहे होंगे, और ये स्वाभाविक है कि जो मामले में फंस जाता है, जो जिसे लगता है कि अब मैं फंस गया हूं तो बचने का कोई रास्ता ढूंढा जाए, तो ये हो सकता है कि उसकी तरफ से कोशिश हो रही हो। जैसे मुख्य अभियुक्त ने पत्र लिखा है तो ये बहुत संभव है, लेकिन उसको पत्र लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किसने सुझाव दिया कि पत्र लिखो, पत्र में ये लिखो और उसमें चारों अभियुक्तों के दस्तखत करके उसको बाहर भेजो और उसको व्हाट्सएप के जरिए चारों तरफ फैला दो। ये चिट्ठी एसपी के पास पहुंचने से पहले सब तक पहुंच चुकी थी। तो ये जो पूरा आयोजन है उसमें केवल उसके परिवार वाले, जो अभियुक्त हैं उनके परिवार वाले शामिल नहीं हैं, बल्कि इससे ये साबित होता है कि जो स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन इसमें पूरी तरह से शामिल है और इसको बढ़ावा दे रहा है, और शुरू से बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि किस तरह से उस पीड़िता की लाश को आधी रात को चुपचाप दफनाने की, उसको अंत्येष्टि कर दी गई थी, किस तरह से सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई थी। और पहले दिन जिस घटना के बाद छेड़छाड़ की ही रिपोर्ट लिखी गई थी, बाद में चीजें जोड़ी गई थी, जबकि पहले दिन से ही बच्ची ये कह रही थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसकी बात उस समय ध्यान नहीं दी गई। जब बात बढ़ती गई तब उस पर ध्यान गया और उसको शामिल किया गया एफआईआर में। तो ये पहले दिन से ही वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन लगा था कि इस मामले को दबा दिया जाए उन युवकों को बचाने के लिए, और जो भी सरकार की फजीहत हो सकती है इस
क्योंकि दलित लड़की का मामला था और धीरे धीरे बढ़ता हुआ राष्ट्रीय इस तरफ फैल गया, तो ये चिंता सता रही थी उनको। उन्होंने इसको दबाने की कोशिश उसी समय से शुरू कर दी थी। आप वहाँ के डीएम के बयान को याद कीजिए, एसपी के बयान को याद कीजिए, डीएसपी के बयान को याद कीजिए, वो सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा करती हैं। और फिर जब राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बन गया तब तो और भी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो गया कि किसी तरह से इस मामले को कैसे एक नया रंग दिया जाए, कैसे नया मोड़ दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो लगातार कह रहे हैं कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो अब उस षड्यंत्र को का एक प्लॉट रचा जा रहा है और प्लॉट में एक ये भी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं कि दरअसल ये घटना, ये वारदात उन लड़कों ने नहीं की थी, परिवार वालों ने ही की थी और ये घटना हुई ही नहीं थी, रेप हुआ ही नहीं था। तो ये मामला कैसे बनाया गया, ये चीज़ें जो हैं ये राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आ रही हैं। तो एक कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी के तहत बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। अब देखिए कि पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुरंत एसआईटी की जांच बैठा दी, कहा 7 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। अब 7 दिन के बाद उसको 10 दिन का एक्सटेंशन और दे दिया गया है। फिर अचानक सीबीआई जांच की उन्होंने आदेश दे दिए। अब सीबीआई की जांच जब होनी है तो एसआईटी क्या कर रही है, सीबीआई अपनी जांच करेगी और सीबीआई ने अभी तक अपनी जांच शुरू नहीं की है। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा है जो उसने खुद ब खुद लिया है कि आपने आधी रात को कैसे अंत्येष्टि कर दी। उस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार फंसी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है। तो चारों तरफ मामला फैल चुका है और अब उसको कैसे ढका जाए, कैसे इसको मटियाया जाए जिसको बोलते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार लगी है। और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के बहाने एक दूसरे स्तर पर धमकाने और आतंक खड़ा करने की कोशिश भी की जा रही है, विरोधियों के लिए भी और पीड़िता के घर वालों के लिए भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ इतने पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं कि घर वाले किसी से मिल भी नहीं सकते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसका भी हनन सरकार कर रही है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि परिजनों ने अगर और भी कुछ बातें मीडिया को बता दी, लोगों को बता दी गई, राजनीतिक दलों को बता दी, तब तो और भी किरकिरी होगी और वो जो ऑपरेशन कवर अप चला रही है डैमेज कंट्रोल के लिए, उस पर भी पानी फिर सकता है, नई चीज़ें उधड़कर सामने आ सकती हैं। तो पूरा जो अभियान है, ये जो पीड़िता के चरित्र हनन का अभियान है, पीड़िता के परिजनों को बदनाम करने का अभियान है, इस पूरे मामले को ऑनर किलिंग का जामा पहनाने का जो अभियान है, साथ ही अभियुक्तों को बचाने का जो अभियान है, वो पूरा इस तरह का आकार ले चुका है, जिसमें कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से इस मामले को दफना दिया जाए, जैसे कि ऊना की घटना को दफना दिया गया, जैसे रोहित वेमुला की घटना को दफना दिया गया था, जैसे बहुत साल पहले भंवरी देवी के साथ जो रेप हुआ था राजस्थान में, उस घटना को दबा दिया गया था। उसी तरह से अब इस घटना को भी दबाने की कोशिश हो रही है और निश्चित रूप से इसके पीछे जो किरदार हैं हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन भी है, उत्तर प्रदेश की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं और केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से इसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर ये मामला बन रहा है चरित्र हनन का, पीड़िता के और उनके परिजनों को धमकाने का। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन्होंने अभी तक सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।